स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर का हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा है आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में सिर्फ आपको क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लेक्चर का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक बर्थ कंट्रोल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो बर्थ को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं। तो वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर अवेलेबल टुडे। हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो नेचुरल फिनोमिनन पे बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनको हम लोग ने नेचुरल मेथड में क्लासिफाई कर दिया, और जो आपके आर्टिफिशियल मेथड्स हैं लाइक बैरियर्स को यूज किया जाए या सर्जिकल मेथड्स हैं या हार्मोन्स को यूज किया जाए कि हाँ भाई प्रेगनेंसी ना हो, वो सब आपके आर्टिफिशियल मेथड्स में आएंगे। तो हियर इज द फ्लो चार्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। बर्थ को कंट्रोल करने वाले मेथड्स का फ्लो चार्ट है। फर्स्ट है आपके नेचुरल मेथड, नेक्स्ट है आपके आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में फर्स्ट वन है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है? जो आपका मोस्ट फर्टाइल पीरियड है, जब ओवुलेशन के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जब ओवुलेशन होता है तो वहां पे उस टाइम पे ही आपका प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो फर्टाइल पीरियड में क्वाइटस ना हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वाइटस? जो मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है जो हेल्प करता है स्पर्म की को एंटर कराने में इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो इट इज नोन एज क्वाइटस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाइटस। जब आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस, जब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेजाइना में एंटर करता है, इसको हम लोग क्वाइटस बोल रहे हैं। तो ये क्वाइटस वाला जो पीरियड है वो ना हो मोस्ट फर्टाइल पीरियड में, जो ओवुलेशन का टाइम है, दैट इज नोन एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। नेक्स्ट है क्वाइटस इंटरप्ट्स। क्वाइटस इंटरप्ट क्या है? जब पेनिस आपका वेजाइना में एंटर करा हुआ हो, उस टाइम पे जब इजैकुलेशन का टाइम हो, स्पर्म या सीमेन इजैकुलेट हो रहा हो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उससे पहले ही पेनिस का विड्रॉल हो जाना चाहिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, और स्पर्म का इजैकुलेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होना चाहिए, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए स्पर्म का इजैकुलेशन। तो इंटरप्ट हो गया क्वाइटस, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? क्वाइटस इंटरप्ट्स। नेक्स्ट है आपका लैक्टेशनल एमोनोरिया। जब आपका इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड होता है फीमेल्स में आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के जस्ट बाद, पार्चुरेशन क्या था? जो फीमेल जो आपकी डिलीवरी होती है बेबी की, इट इज नोन एज पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है मेमोरी ग्लैंड, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका 6 मंथ तक अराउंड रहता है जब आपका बेबी टोटली फीड करता है मदर के मिल्क के ऊपर, डिपेंडेंट होता है। तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशनल एमोनोरिया। उस केस में प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। ये नेचुरल मेथड में आते हैं। आर्टिफिशियल मेथड में फर्स्ट है आपका बैरियर मेथड। स्पर्म एंड ओवम का मीटिंग ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, कोई बैरियर का यूज हो, उसको हम लोग बैरियर मेथड बोलेंगे। नेक्स्ट है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। फीमेल के यूट्रस में कुछ डिवाइसेस को यूज किया जाता है जिसकी वजह से स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर स्पर्म की मोटिलिटी नहीं, क्यों नहीं पहुंच पाएगा? मोटिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। तो क्योंकि ये यूट्रस में डिवाइसेस को यूज किया जा रहा है फीमेल में, इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं? आईयूडीज या फिर आईयूसीडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस या फिर इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड के थ्रू रोक दिया जाए कि हाँ आगे प्रेगनेंसी नहीं होगी। एंड फोर्थ वन इज हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। हार्मोन्स को यूज किया जाए बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। वन बाय वन हम सारे मेथड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड्स को देखते हैं। नेचुरल मेथड में फर्स्ट वन हमारा क्या था? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस। यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है अवॉइडिंग चांसेस। ये नेसेसरी नहीं है कि हाँ नेचुरल मेथड को यूज करके प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऑफ ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग के चांसेस आपके बहुत कम होंगे। चांसेस को कम करता है, ना कि एग्जैक्ट बताएगा कि हाँ अब होगा ही नहीं, चांसेस कम हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्या था? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। Periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus. Coitus मतलब जो आपका पेनिस एंटर करता है वजाइना में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, from day 10 to day 17 of the menstrual cycle. menstrual cycle 28 डेज की है। और फर्स्ट डे कौन सा होता है? ब्लीडिंग वाला जो डे होता है वो फर्स्ट डे होता है। फर्स्ट डे से काउंट करते हैं। तो फर्स्ट डे सपोज अगर हम बात करते हैं, सपोज आपका ये है 10th अगस्त है।
ठीक है, इस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है किसी फीमेल में, तो 10th डे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और आपका 10th डे कौन सा आएगा आपका 20th अगस्त। उसके बाद 21 से लेके 27 अगस्त तक, 21 से 27 अगस्त तक सेक्सुअल एक्टिविटी ना हो, फर्टाइल पीरियड में आपका क्वाइटस ना हो, तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, ओवुलेशन के टाइम पे ही आपका जब ओवम सिक्रीट होगा तभी आपकी प्रेगनेंसी होगी, तो ओवम जब सिक्रीट हो रहा है तो आपके स्पर्म ही एंटर नहीं कर रहे हैं फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। दिस इज नोन एज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। नेक्स्ट पॉइंट, as chances of fertilization are very high during this period, इस पीरियड में चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत ज्यादा होते हैं 10th to 17th डे तक। मेनली हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ 14th डे पे ओवुलेशन होता है, लेकिन हाँ वेरी करता है, हर एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल में डेज में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। तो 10th सेफर साइड के लिए 10th डे से 17th डे तक आपका क्वाइटस ना हो कपल्स में, इट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। इस इतने पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड। देयरफॉर बाय एब्स्टेनिंग, रोकना, फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में क्वाइटस ना हो, ये आपका प्रिवेंट करता है कॉन्सेप्शन को, प्रेगनेंसी नहीं होती है। नेक्स्ट जो मेथड था, जो दूसरा मेथड था, इट इज क्वाइटस इंटरप्ट या फिर विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड या क्वाइटस इंटरप्ट का मेथड क्या है, इज अनदर मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना, वेजाइना से पेनिस बाहर विड्रॉ कर लेता है बिफोर, जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन ऑफ द सीमेन। सीमेन जब आपका इजैकुलेट हो रहा हो और जब सीमेन एंटर करता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, उसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। दैट मीन्स क्वाइटस इंटरप्ट होना, और कब होना, जब आपका सीमेन सिक्रीट होने वाला हो, इजैकुलेट होने वाला हो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। नेक्स्ट, लैक्टेशनल, थर्ड जो मेथड हम लोगों ने स्टडी किया था वो लैक्टेशनल एमेनोरिया था। लैक्टेशन मतलब मिल्क का बनना, तो लैक्टेशनल एमेनोरिया जिसको हम बोलते हैं, जिसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओवुलेशन एंड देयरफॉर साइकिल, भाई ओवुलेशन नहीं हो रहा है, एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, तो साइकिल भी नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन। जब बहुत ज्यादा पीरियड आपका मिल्क का सिंथेसिस वाला पीरियड होता है, इसको बोलते हैं इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन स्टार्ट हो जाता है लैक्टेशन वाला पीरियड, बहुत ज्यादा मिल्क बनता है, क्योंकि भाई बेबी बाहर आ गया तो बेबी को फीड करने के लिए मदर मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, मदर मिल्क ज्यादा बनता है, इसलिए हम उसको इंटेंस लैक्टेशन बोल रहे हैं। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child fully, जब पूरी तरह से जो चाइल्ड है वो डिपेंड होता है मदर मिल्क के ऊपर, तो चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट निल, कंसेप्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन फिर भी however this method has been period of 6 months following the पार्चुरेशन के बाद ये ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ तक ही होता है। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस मेथड, कोई भी मेडिसिन का कोई भी डिवाइस का यूज नहीं किया है, तो इसके साइड इफेक्ट कुछ होंगे नहीं या निल होंगे। लेकिन इसके चांसेस ऑफ फेलियर, जरूरी नहीं है कि ये पूरी तरह से काम करे, फेलियर के भी चांसेस हैं, प्रेगनेंसी हो भी सकती है नेक्स्ट प्रेगनेंसी, दो ऑफ दिस मेथड आर आल्सो हाई, इसके फेलियर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो तीनों नेचुरल मेथड्स को हम लोगों ने स्टडी कर दिया। फर्स्ट क्या था, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, नेक्स्ट क्या था, क्वाइटस इंटरप्ट्स, एंड लास्ट वन ये आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया। नेक्स्ट हमारे हैं आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स में सबसे पहला था हमारा बैरियर मेथड, कोई ना कोई बैरियर को यूज कर दिया जाए जिसकी वजह से स्पर्म एंड ओवम का मीटिंग ना हो, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बैरियर मेथड, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, फिजिकल मीटिंग ना हो पाए विद द हेल्प ऑफ बैरियर, कुछ बैरियर्स को यूज किया जाए। वो बैरियर्स दोनों ही मेल्स के लिए भी अवेलेबल हैं एंड फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल हैं। कॉन्डम्स जिनको बोलते हैं बैरियर्स हैं, मेड किसके बने होते हैं, थिन रबर के या लेटेक्स शीट के, दैट आर यूज्ड टू कवर द पेनिस, पेनिस को कवर करने के लिए मेल्स में, एंड वजाइना के में सर्विक्स में एंटर करते हैं फीमेल्स में भी यूज किए जाते हैं जस्ट बिफोर द क्वाइटस, क्वाइटस के जस्ट पहले आपका यूज किए जाते हैं, सो दैट इजैकुलेटेड सीमेन, जो सीमेन होता है वो कलेक्ट हो जाता है इन बैग लाइक स्ट्रक्चर में, सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से वो सीमेन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता है और प्रिवेंट करता है कॉन्सेप्शन को। फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो बैग लाइक स्ट्रक्चर को इंसर्ट कर दिया गया या फिर पेनिस को कवर कर दिया गया कॉन्डम से, तो जो इजैकुलेशन होगा उसी सैक में ही तो आएगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो कलेक्ट नहीं होगा, स्पर्म आपके बाहर, फिर बाद में उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है कॉन्डम्स को। नेक्स्ट है निरोध, इज द पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डम फॉर मेल्स। यूज ऑफ कॉन्डम हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट ईयर्स में कॉन्डम्स का ज्यादा यूज इंक्रीज हो गया है ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट, इसका दूसरा बेनिफिट भी है। जो लोग एक से ज्यादा पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं, एक से ज्यादा पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में, प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं,
तो वहां पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस भी ज्यादा है। वो डिजीजेस जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू इंडिविजुअल्स में स्प्रेड होती हैं, तो उनसे बचने के लिए भी कॉन्डम्स का यूज होता है। तो एडिशनल बेनिफिट क्या है? प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वो डिजीजेस जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू इंडिविजुअल्स में स्प्रेड होती हैं, एज वेल एज एड्स, ये भी आपका एसटीडी है। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, उनको यूज एंड थ्रो वाला है। कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, खुद से इंसर्ट किए जा सकते हैं, देयर बाय गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर, यूजर्स को प्राइवेसी मिलती है। अब डायफ्रैग, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर आल्सो द बैरियर मेड अप ऑफ रबर। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के बैरियर्स हैं जो यूज किए जाते हैं, फीमेल्स में यूज किए जाते हैं, एज अ बैरियर का काम करते हैं। डोम शेप के हैं, ट्यूब शेप के हैं, ये आपका लेस डोम शेप का है, और इनको रीयूजेबल है। कॉन्डम्स आपका एक बार में ही डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं, ये रीयूजेबल है, इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स, ये सर्विक्स रीजन को कवर करते हैं। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री, भाई सर्विक्स रीजन में इनको लगा दिया गया तो स्पर्म की जो एंट्री है वो ब्लॉक हो जाती है थ्रू द सर्विक्स, भाई सर्विक्स में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, दे आर रीयूजेबल, इनको दोबारा से यूज किया जाता है। अब इनमें कुछ क्रीम्स, जेलीज और फोम्स भी ऐड कर दिए जाते हैं जो कि किल करने का काम करते हैं स्पर्म को, इसलिए हमने बोला स्पर्मीसाइडल, जैसे सुसाइड होता है तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म को किल करने वाला है स्पर्मीसाइडल। क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। इन बैरियर्स की कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बिल्कुल ही ना हो पाए, उसको एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इन क्रीम्स का भी यूज किया जाता है इन डिवाइसेस के साथ, डायफ्रैग, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स के साथ। See here the diagram of diaphragm, cervical cap and warts, different आपके shapes के हैं, डोम शेप के हैं, diaphragm and warts साइज में डिफरेंस है, एंड ये आपका ट्यूब शेप में है। नेक्स्ट पॉइंट, another effective and popular method is the use of intrauterine devices। अभी हम लोगों ने बैरियर मेथड्स को स्टडी कर लिया था, कॉन्डम्स को और ये आपका डायफ्रैग, सर्विकल कैप्स एंड वॉर्ट्स को। नेक्स्ट जो है यूट्रस में यूज किए जाते हैं वो डिवाइसेस, इम्प्लांट की जाती हैं वो डिवाइसेस, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस या फिर इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, भाई बर्थ को कंट्रोल करने वाले मेथड्स हैं। These devices are inserted by the doctors या फिर एक्सपर्ट नर्सेस। कहाँ पे इंसर्ट किए जाएंगे, यूट्रस में, किसके थ्रू इंसर्ट किए जाएंगे, वेजाइना के थ्रू। The intrauterine devices are presently available as non-medicated IUDs। non-medicated मतलब self insertable है, like example lips loop, copper releasing IUDs, intrauterine devices, copper T CU7 multi-loaded 375 hormones के साथ भाई loaded है, एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं, ऐसे डिवाइसेस को भी यूज किया जाता है जिसमें है प्रोजेस्टेस्ट एंड NNG20। See in this diagram, here diagram of a copper T is given। copper T आपका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये आपका मेन एक्सिस है, इससे आपका टी शेप का लूप कर्व फॉर्म में होता है, इजिली इंसर्टेबल होता है वेजाइना में। इसके बाद पीछे थ्रेड होता है, उस थ्रेड को खींच दिया जाता है जिसकी वजह से ये टी शेप ले लेता है, यूट्रस का पियर शेप होता है, इस तरह से टी शेप ले लिया, यहाँ पे डायग्राम में दिया ये टी शेप बना हुआ है, ये इस तरह से इजिली इंसर्टेबल है। और ये क्या करता है, जो कॉपर टी का लूप है, कॉपर टी जिसको बोल रहे हैं, ये फेकोसाइटोसिस को इंक्रीज करवाता है, प्रमोट कराएगा। फेकोसाइटोसिस का मतलब क्या है, जो भी स्पर्म है उनको जो WBCs है वो खा जाती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, इस चीज को हम लोग बोल रहे हैं फेकोसाइटोसिस। साथ ही साथ जो कॉपर आयंस हैं, कॉपर आयंस ये क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को रिटार्ड करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म आपका फेलोपियन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यहाँ पे होता है ना, एम्पुलर रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यहाँ तक स्पर्म पहुंच ही नहीं पाता है। तो कॉपर टी का काम क्या है, प्रमोट करना फेकोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, मतलब कि जो खा जाता है WBC इस तरह से इनगल्फ कर लेती है स्पर्म को अपने अंदर और डिस्ट्रॉय कर देती है, एंड कॉपर आयन जो स्पर्म की मोटिलिटी है उसको डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, IUDs इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, यही लिखा हुआ है, विद इन द यूट्रस जो WBCs है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, एंड जो CU आयन, कॉपर आयंस है, वो क्या करेंगे, सप्रेस कर देंगे स्पर्म की मोटिलिटी को, जिसकी वजह से स्पर्म आगे मूव नहीं करेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, हार्मोन रिलीजिंग IUDs भी हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, तो हार्मोनल कंट्रासेप्टिव में हम लोगों ने स्टडी किया था, हार्मोन्स को अटैच कर दिया जाए इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के साथ। इन एडिशन मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। यहाँ पे क्या है, 3-4 वर्ड है, देखिएगा, फर्टिलाइजेशन,
इम्प्लांटेशन, एंड सर्विकल म्यूकस, सर्विकल या सर्विक्स म्यूकस। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म की एंड ओवम की फर्टिलाइजेशन, जो स्पर्म है और जो ये ओवम है, ओवम को बना देते हैं, ये फीमेल मैंने बना दिया, इसका इनकी मीटिंग नहीं हो पाती, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फ्यूजन नहीं हो रहा है। दूसरे केस में क्या है, इम्प्लांटेशन, अगर जाइगोट बन भी गया तो डेवलपिंग जाइगोट है वो यूट्रस की वॉल से अटैच ना हो, इम्प्लांट ना हो, मैंने गलत लिख दी, यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट ना हो, जुड़े ना, जब यूट्रस की वॉल से अटैच होगा तभी तो प्रेगनेंसी होगी, अदरवाइज प्रेगनेंसी नहीं होगी। और सर्विक्स का जो म्यूकस है उसमें चेंजेस आ जाए, म्यूकस जो है वो इंप्रूव कर जाए, विस्कस हो जाए, जिसकी वजह से स्पर्म ना एंटर कर पाए बाकी यूट्रस में, यूट्रस के अंदर सर्विक्स रीजन को पार करके। तो जो हार्मोन्स यूज किए जा रहे हैं वो यूट्रस को अनसुटेबल बनाते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, साथ ही साथ सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, सर्विक्स में स्पर्म नहीं एंटर, मतलब ज्यादा देर तक ना रह पाए। IUDs are ideal contraceptive, ideal अच्छी contraceptive है for females who want to delay pregnancy और space children, जिनको प्रेगनेंसी डिले करनी हो या अभी चिल्ड्रंस नहीं चाहिए, फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट है पिल्स। भाई हार्मोनल पढ़ रहे थे, पहले हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, फर्स्ट नंबर पे बैरियर मेथड, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, आईयूडीज, आईयूडीज के साथ हार्मोनल वाला पढ़ा। अब हम लोग हार्मोन्स में ओरल वाला पढ़ रहे हैं, पिल्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, हार्मोन्स को ओरली एडमिनिस्टर किया, ओरली लिया जाए, तो एज अ टैबलेट के फॉर्म में लिया जाए, उनको हम लोग पिल्स बोलते हैं। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ ईदर या तो प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन के साथ एस्ट्रोजन भी। हम लोग ने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टडी किया था, तो ओवम जब बनता है तो पहले एस्ट्रोजन बनता है, उसके बाद प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब हम लोग आर्टिफिशियली बाहर से लेते हैं, ओरली एडमिनिस्टर करते हैं या इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं, बाहर से हम लोग अपनी बॉडी में इन हार्मोन्स को लेते हैं, तो जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं, ये आपका प्रेगनेंसी को नहीं होने देते हैं, कंसीव नहीं होने देते हैं। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ स्मॉल कम डोजेस ऑफ एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन के साथ एस्ट्रोजन दोनों ही कॉम्बिनेशन में इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय द फीमेल्स। दूसरा मेथड है भाई हार्मोन्स को लेना, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट की फॉर्म में ली जाती है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, पिल्स। पिल्स हैव टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब से होती है, जो ब्लीडिंग फेज होती है, ब्लीडिंग फेज इसके फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट डे से 21st, जब भी स्टार्ट हो फर्स्ट डे उसको काउंट करेंगे और 21st डे तक ली जाती है। इसके बाद भाई कॉर्पस जो ल्यूटेम होता है डिस्ट्रॉय होता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं, 7 दिन तक के लिए रोक दिया जाता है, फिर से ब्लीडिंग होती है, फिर स्टार्ट कर दी जाती है, तो 21 दिन तक लगातार दी जाती है। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, जिसके बाद मेंस्ट्रुएशन होने के चांसेस हैं, इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, फिर से रिपीट कर दिया जाता है इसी पैटर्न को, जब तक कि भाई फीमेल्स को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। दे इनहिबिट ओवुलेशन, को इन्हें करते कैसे काम है, ओवुलेशन नहीं होने देते हैं, या फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने देते हैं, या फिर सर्विक्स के म्यूकस की क्वालिटी को इनहेंस कर देते हैं और इंप्रूव कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म आगे एंटर यूट्रस में नहीं कर पाते हैं। तो 3 तरह से ये काम करते हैं, ओवुलेशन नहीं होगा या फिर जो डेवलपिंग जाइगोट है वो यूट्रस की वॉल से अटैच नहीं होगा। थर्ड क्या है, सर्विक्स की म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर कर दे, मतलब जिसकी वजह से स्पर्म फर्दर एंटर ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है, पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट। पिल्स के बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और इजिली भाई सारी फीमेल्स इन पिल्स को एक्सेप्ट कर लेती हैं। सहेली एक आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो CDRI ने बनाई थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम लोगों ने स्टडी भी किया था। फॉर द फीमेल्स कंटेनिंग नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, केमिकल नेचर को बताया गया कि स्टेरॉइड की नहीं बनी हुई है। इट इज वंस अ वीक पिल, भाई हफ्ते में, अभी लगातार 21 दिन तक लेनी है, अब हफ्ते में 1 ही दिन लेनी है, विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, बहुत ही कम साइड इफेक्ट है और प्रेगनेंसी के चांसेस ना होने के बहुत कम है। प्रोजेस्ट्रोजन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, या तो प्रोजेस्ट्रॉन को अलोन लिया जाए या फिर एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ लिया जाए। कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं, या फिर स्किन में भाई इम्प्लांट, धीरे से स्किन में पैचेस के फॉर्म में लगा दिया जाए, धीरे धीरे रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स फीमेल के ब्लड में,
तो इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जा सकता है, इम्प्लांट्स के थ्रू भी लिया जा सकता है, या फिर ओरली भी लिया जा सकता है। तीनों मेथड्स के थ्रू लिया जा सकता है। 4th नंबर पे हमने आईयूडीज के थ्रू भी पढ़ा था। देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल। भाई हार्मोन को ले रहे हैं तो जैसे पिल में काम कर रहे थे वैसे ही इंजेक्शन के थ्रू भी काम करेंगे। इम्प्लांट के रोज लेने का झंझट नहीं रहेगा। एंड लेकिन इनका जो बेस्ट क्यों है ये आपका पिल से, क्योंकि ये लॉन्गर टाइम के लिए काम करते हैं, ज्यादा टाइम तक के लिए काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस या फिर प्रोजेस्टोजेंस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या फिर आईयूडीज, वो पिल्स या फिर वो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो क्वार्टर्स के 72 आवर्स के बीच में ही ली जाती हैं जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स इंटरकोर्स होता है, या फिर आप बोल सकते हो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी है, या रेप वाली कंडीशन में तब लिया जाता है, प्रेगनेंसी ना हो। इनको हम लोग बोलते हैं emergency contraceptives. We call them as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. Now the last one is surgical method. अभी हमने बैरियर मेथड पढ़ा, आईयूडीज पढ़ा, हार्मोनल पढ़ लिया। 4th नंबर पे क्या पढ़ रहे हैं? सर्जिकल मेथड, सर्जरी के थ्रू। सर्जिकल मेथड को हम लोग स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, और ये तब कपल इस प्रोसीजर को ऑप्ट करते हैं जब बिल्कुल फैमिली प्लानिंग उनकी हो चुकी हो, तो सारे बच्चे हो चुके हैं, अब उनको फर्दर और भी चाइल्ड नहीं चाहिए। तो आर जनरली एडवाइस फॉर द मेल एंड फीमेल्स पार्टनर एज टर्मिनल मतलब बिल्कुल लास्ट, अब चाहिए ही नहीं प्रेगनेंसी, आगे जनरेशन नहीं चाहिए, मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी ना हो, तभी ऑप्ट करते, क्योंकि ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सर्जिकल इंटरवेंशंस ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट, सर्जरी के थ्रू ब्लॉक कर दिया गैमीट के ट्रांसपोर्ट को, एंड देयरबाय प्रिवेंट कंसेप्शन। हियर इन दिस डायग्राम ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शो किया गया है। हियर इट इज वास, इसको क्या बोलते हैं हम? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को कट किया गया, कट करने के बाद टाई कर दिया गया, टाई अप कर दिया गया। तो अब जो स्पर्म बन रहे थे वो आगे फर्दर पास नहीं होंगे, पहले ही अब बने आगे ब्लॉक हो गए, एंट्री डीजनरेट कर जाएंगे। ऐसा नहीं फिल होते चले जाए, आप सोचोगे भरते चले जाएंगे फिर क्या होगा, पूरी भर जाएगी आपकी ये वास्ट डिफरेंस, नहीं। कट कर दिया, टाई कर दिया, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? उसको डीजनरेट करना, खत्म करेंगे उसको जो डेड हो चुकी है। तो वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेल्स में वैसेक्टॉमी, क्योंकि वास्ट डिफरेंस है। लेकिन फीमेल्स में इसको ट्यूबेक्टॉमी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई अप कर दिया, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया, ना तो स्पर्म पहुंच पाएंगे ना ही ओवम आगे आ पाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। दोनों ही आपके सर्जिकल मेथड है। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल्स इज कॉल्ड वेसेक्टॉमी, इसको वेसेक्टॉमी बोल रहे हैं। वास्ट डिफरेंस को कट किया जा रहा है, टाई किया जा रहा है। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई किया जा रहा है, इसको हम लोग ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। तो इन वेसेक्टॉमी स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस को कट किया गया, रिमूव किया गया, टाई कर दिया गया थ्रू अ स्मॉल इंसिजन, हल्का सा कट लगा के, भाई बाहर थोड़ी ना है सारा कुछ, स्क्रोटम के अंदर से कट लगाया गया थोड़ा सा हल्का सा, फिर वास्ट डिफरेंस को कट किया गया, टाई कर दिया गया। सिमिलरली ट्यूबेक्टॉमी में फेलोपियन ट्यूब को कट किया गया और टाई कर दिया गया, हल्का सा कहाँ पे कट? एब्डोमेन में कट लगा के, या फिर वेजाइना के थ्रू कट कर दिया गया, उसके रास्ते के थ्रू। दीज टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। दोबारा रिवर्सिबल नहीं। सपोज कोई कपल चाहता है कि भाई बच्चे हो जाएं और बच्चे हो जाएं, लेकिन अब उसने आर्टिफिशियल वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी को अडॉप्ट कर लिया है, तो इसके रिवर्सिबल होने के चांसेस बहुत कम है। पिल्स के केस में क्या होता है, जब प्रेगनेंसी चाहिए हो तो पिल्स को बंद कर दो। ठीक सेम गोज विद द बैरियर मेथड में भी यही होता है, जब प्रेगनेंसी चाहिए तो बैरियर्स को ना यूज करो। It needs to be emphasized that selection of a suitable contraceptive method and its uses should always be undertaken in consultation with a qualified medical professional. जो भी आपके methods को use किया जा रहा है वो qualified medical professional से पूछकर ही किया जाए। Suppose अगर pills भी use की जा रही हैं तो females को कोई बीमारी हो जो side effect कर सके तो qualified medical professional से ही पूछा जाए। One must also remember that contraceptives are not regular requirement for maintenance of reproductive health. अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये आपका कंसीडर नहीं किया जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो आपके हार्मोनल पिल्स हैं उसको रेगुलर बेसिस पे यूज किया जाए। तो दैट कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रेगुलर रिक्वायरमेंट। हमेशा नेचुरल मेथड को ऑप्ट करना चाहिए, बैरियर मेथड को ऑप्ट करना चाहिए, हार्मोनल्स वाले आईयूडीज को एंड जो आपका सर्जिकल मेथड्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट they are practiced against a natural reproductive event
तो जो क्योंकि जो हम लोग आर्टिफिशियल को मेथड्स को यूज कर रहे हैं वो नेचुरल जो फिनोमिनन है उसके अगेंस्ट है। तो कोई भी चीज नेचुरल होती है उसके अगेंस्ट में यूज किया तो कोई ना कोई तो साइड इफेक्ट होगा ही, भले ही लेस हो। दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन एंड प्रेगनेंसी को अगेंस्ट में यूज किया जा रहा है। वन इज फोर्स टू यूज दिस मेथड। भाई यूज किया जाता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी और टू डिले। कब कब यूज किया जाता है? प्रेगनेंसी ना हो, डिले हो, या फिर थोड़े टाइम बाद हो ड्यू टू द पर्सनल रीजन, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। नो डाउट the widespread use of these methods have a significant role in checking the uncontrolled growth of a population। लेकिन हाँ, ये हम लोगों ने ड्रॉबैक्स कुछ पढ़े हैं, लेकिन ये जो मेथड्स हैं वो जो पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबल ग्रो कर रही थी उसको कंट्रोल करने में रोल प्ले करती है। पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे 5 हैं बच्चे, किसी के 6 हैं, किसी के 10 हैं, तो अब क्या है, 1 है या 2 ही है, तो उसके लिए आपका यूजफुल है। मेनली यहाँ पे मेन कॉज क्या है, जो आपका महंगाई बढ़ गई है उसकी वजह से भी आपका कंट्रोल है पॉपुलेशन। However, there are possible ill effects भी हैं आर्टिफिशियल मेथड्स के, लाइक नोजिया, वॉमिटिंग जैसा फील होना, एब्डोमेन में पेन, कभी भी ब्लीडिंग होना, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, दो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते आर्टिफिशियल मेथड्स को। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, टू कंट्रोल बर्थ एज वेल एज टू कंट्रोल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वी यूज बैरियर मेथड। This is all about today's lecture.